हेलो। आज का हम लोग का नया टॉपिक है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? ये आप सभी के मन में हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि लायबिलिटीज क्या है। और जब भी आप अकाउंट बनाएंगे ये क्वेश्चन हमेशा आपके मन में आएगा कि लायबिलिटीज क्या है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज नाम से ही स्पष्ट है, इसका हिंदी होता है दायित्व, जिसको किसी को पेमेंट करना है इन फ्यूचर। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में किसी और को पेमेंट करते हैं, इसी तरह से बिजनेस में भी किसी को पेमेंट करना पड़ता है। फ्यूचर में हमें किसी को पेमेंट करना पड़ता है, चाहे आप गुड्स खरीदते हैं, चाहे आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है फ्यूचर में। यदि हमें फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है तो वो हमारा लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक उत्तरदायित्व है, आभार है, ऋण है, कर्ज है, जिसको कि फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट। यह एक ऑब्लिगेशंस है या डेट है दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे सम टाइम इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में हमें पेमेंट करना होता है। यहां पे जो हम लोग लायबिलिटीज की बात करते हैं, यहां पे हम लोग बिजनेस के लायबिलिटी की बात करेंगे। यहां पे पर्सनल लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस लायबिलिटी की बात करते हैं। तो बिजनेस में जो लायबिलिटीज अराइज होता है, इस लायबिलिटीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इस लायबिलिटीज को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक है इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक है इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का क्या मतलब है? इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब है जो लायबिलिटीज मालिक को देना है, वह लायबिलिटी, बिजनेस की वह लायबिलिटी जो मालिक से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और वह लायबिलिटीज जो आउटसाइडर से जुड़ा हुआ है, मालिक को छोड़ करके किसी और को पेमेंट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसका मतलब, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी टू ओनर, और इसका मतलब है टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ओनर भी लायबिलिटीज है? क्या मालिक भी लायबिलिटी है? तो हम लोग देखते हैं कि मालिक लायबिलिटी कैसे है। बिजनेस में मालिक भी लायबिलिटी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई पर्सन, ये मिस्टर राम एक पर्सन है, इन्होंने एक बिजनेस में पैसा लगाया, एक बिजनेस में पैसा लगाया, इस बिजनेस को पैसा दिया। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होता है तो वो कैश में लगाते हैं हम लोग, और यदि हम लोग का कंपनी होता है तो वहां पे हम लोग शेयर्स खरीद लेते हैं। तो किसी भी कारण से इन्होंने इस बिजनेस को पैसा दिया। तो राम यहाँ पे बिजनेसमैन है, इसने बिजनेस को पैसा दिया, ये बिजनेसमैन है राम। अब इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस की लायबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मिस्टर राम भी बिजनेस का लायबिलिटी है। तो कैसे बिजनेस का लायबिलिटी है मिस्टर राम? ये मालिक लायबिलिटी कैसे हो सकता है? तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग विचार करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन
दोनों अलग अलग होता है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इस कारण से कहा जाता है कि यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग सोचेंगे हमेशा बिजनेस के हिसाब से, हमेशा सोचेंगे हम लोग बिजनेस के हिसाब से, हमेशा हम लोग बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, बिजनेस के चश्मे से देखेंगे हम लोग, कि बिजनेस के चश्मे से देखेंगे कि आपका ये बिजनेसमैन कौन है हमारा। क्योंकि हमने जब दोनों का अलग अलग एंटिटी है तो बिजनेस ने बिजनेसमैन से जो पैसा लिया, सपोज 1 लाख रुपया ये बिजनेसमैन से बिजनेस ने लिया एज ए कैपिटल के रूप में। अब दोनों का जब सेपरेट एग्जिस्टेंस है तो इस पैसे को एक दिन बिजनेस क्या करेगा, वापस करेगा। क्यों वापस करेगा? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, इसीलिए बिजनेस को एक दिन ये पैसा बिजनेसमैन को वापस करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये एक दिन हमें बिजनेसमैन को वापस कर देना पड़ेगा। इसीलिए इस कैपिटल को लायबिलिटी कहते हैं हम लोग। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी का काम करता है, ये लायबिलिटी है। अब इस कैपिटल पे, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया था, बिजनेसमैन इसके बदले में क्या चाहता है, तो प्रॉफिट चाहता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये भी बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाया उसके रिवार्ड में इसे प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट भी बिजनेस में जो प्रॉफिट है, बिजनेस ने जो प्रॉफिट अर्न किया, ये प्रॉफिट भी बिजनेसमैन का है। ये प्रॉफिट बिजनेसमैन से कंसर्न है, मालिक से कंसर्न है, इसीलिए प्रॉफिट भी बिजनेस का लायबिलिटी है, प्रॉफिट भी लायबिलिटी है बिजनेस का। और इस प्रॉफिट से यदि बिजनेस ने कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो ये रिजर्व भी बिजनेस का लायबिलिटी है। लेकिन ये तीनों लायबिलिटी किसी बाहरी को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। तो कैपिटल, प्रॉफिट या रिजर्व, इसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। ये कैपिटल शेयर के फॉर्म में हो सकता है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका कैपिटल ही कहलाएगा और कैपिटल लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल, प्रॉफिट और रिजर्व, ये तीनों बिजनेस के लिए आपका इंटरनल लायबिलिटी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स, इसे हम लोग मिटा रहे हैं हम, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स, जो लायबिलिटी बाहरी को पेमेंट करना पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस आउटसाइड लायबिलिटी को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पढ़ेंगे। इस आउटसाइड लायबिलिटी में इसको हम लोग फिर दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, और एक है करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी को हम लोग और दूसरे नाम से जान सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और ये इसको हम लोग बोलेंगे और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी कहिए या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कहो या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब इस नॉन करेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है? वह लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा, जो आपका अकाउंटिंग ईयर जिस दिन हम लोग क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड से 1 साल से ज्यादा का जो लायबिलिटी होगा उसे हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी कहेंगे। जो मोर देन 1 ईयर में हम लोग पेमेंट करते हैं, मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के क्लोजिंग डेट से जो हम लोग 1 साल से ज्यादा का जो लायबिलिटी है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी का मतलब कि वैसा कोई लायबिलिटी जिसको हम लोग अकाउंट्स जिस दिन क्लोज होता है उसके विद इन 12 मंथ में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, पेबल विद इन 12 month from
द एंड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से 12 महीना के अंत में, 12 महीना के अंदर जो हम लोग लायबिलिटी को पेमेंट कर देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। इसको लिखना है तो फटाफट से लिखिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। ये करंट लायबिलिटी हो गया और नॉन करंट लायबिलिटी हम लोग ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं। इस नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे लॉन्ग टर्म लोन है या डिवेंचर्स है, इस तरह के लायबिलिटी को हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। इसमें इस करंट लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई शॉर्ट टर्म, यदि आपका शॉर्ट टर्म कोई लायबिलिटीज होगा जिसको 1 साल के अंदर में पेमेंट कर देंगे, उसको हम लोग करंट लायबिलिटी रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और लायबिलिटीज की बात करेंगे जिसका नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आइए हम लोग थोड़ा कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक्चुअली में लायबिलिटीज होता ही नहीं, लेकिन आखिर होता क्या है भाई? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वह लायबिलिटी होता है जो किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। वैसा लायबिलिटी which depends upon happening or non-happening of future uncertain event। वह लायबिलिटी जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड करता है उसे हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब ये आपका फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पे जैसे कुछ एग्जांपल है इसका, जैसे कोई केस पेंडिंग में है, केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा एग्जांपल है गारंटी आपने किसी को दे रखा है, गारंटी गिवन, किसी के बदले में आपने गारंटी दे रखा है। नेक्स्ट है यदि कोई बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, बिल डिस्काउंटेड एंड डिजॉनर। सपोज कि आपका कोई बिल किसी ने एक्सेप्ट किया, यदि आपका कोई बिल किसी ने एक्सेप्ट किया, सपोज यहां पे कोई मिस्टर राम है और ये श्याम है, राम ने श्याम पे बिल लिखा और श्याम ने एक्सेप्ट करके राम को दे दिया। राम इसको जाकर के बैंक से भजा लिया। अब जब ड्यू डेट आया तो श्याम को बैंक को पेमेंट करना था, लेकिन श्याम बैंक को पेमेंट नहीं करता है, तो इस बिल को माना जाएगा कि ये आपका डिजॉनर हो गया। समय पे श्याम ने बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक जाएगी राम के पास और राम को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो इस तरह की लायबिलिटी जिसमें कि आपने बिल डिस्काउंट कराया और बाद में यदि श्याम डिजॉनर करता है बिल को, श्याम पेमेंट नहीं करता है, उस केस में ये राम को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो राम के लिए ये जो बिल डिस्काउंटेड आपका जो है लायबिलिटी, ये आपका एक तरह का कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाएगा, जो इसके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, श्याम के आपका
पेमेंट करने या ना करने पे डिपेंड करता है। इस तरह की लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अब क्या हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में दिखाते हैं? तो नहीं, इस कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं। इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए फुटनोट दिखाते हैं। इसको हम लोग अमाउंट कॉलम में लायबिलिटी के साथ नहीं जोड़ के दिखाते हैं। इसको एज ए हम लोग फुटनोट इसको हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल लायबिलिटी की तरह नहीं दिखाते हैं। इस तरह से कंटीजेंट लायबिलिटी को भी हम लोग ने पढ़ा और अगले वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।